नेहरू के अलावा काफी सारे ऐसे ओकेजन्स भी है जहां पर गांधी जी ने जिन्ना को भी प्रेफरेंस दी है, फिर चाहे वो 1946 में उनको सरकार में अकोमोडेट करने की बात हो या फिर जो प्रेफरेंस देना हो उनको, उसकी बात। देखिए, गांधी और जिन्ना रिलेशनशिप अपने आप में एक बहुत अद्भुत विषय है। इस पर भी 600 पेज की किताब लिखी जा सकती है, लेकिन हम उतनी डिटेल में अगर जिस काल की हम बात करें, जब खासकर लाहौर प्रस्ताव जब वो पारित हो जाता है 1940 में, उसके बाद जो गांधी और जिन्ना का रिलेशन है, अगर उसको हम समझने की कोशिश करें, और यहाँ फिर मैं मौलाना आजाद को बीच में भी लाऊंगा, तो जब गांधी 1940 के दशक में जब जिन्ना मांग करते हैं, पाकिस्तान की करता है जिन्ना मांग, और लाहौर प्रस्ताव पारित हो जाता है, जिसको पाकिस्तान प्रस्ताव आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो उस समय ऐसा कोई इसको लेके बहुत माहौल नहीं बनता कि कैसे बनेगा, बहुत कंफ्यूजन की स्थिति रहती कि इसका मैप क्या होगा, इसका आधार क्या होगा, अलग मुल्क बनेगा, एक संघ में रहेगा, जो भी अलग अलग विषय थे। फिर 1942 आता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारे नेता कांग्रेस के गिरफ्तार हो जाते हैं। ऐसे में जो वैक्यूम क्रिएट होता है भारतीय राजनीति में, वहां पर जिन्ना तेजी से जो है अंग्रेजों के सहयोग से मुसलमानों में अपनी पैठ बनाना शुरू करते हैं, लेकिन अभी पेनिट्रेशन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। फिर गांधी जी को 1944 में छोड़ दिया जाता है, खराब स्वास्थ्य की वजह से। प्रिंस आगा खान महल के अंदर जो वो कैद थे, मतलब बंद थे, महल से छोड़ दिया जाता है उनको। तो वो जिन्ना से मुलाकात का ऐलान करते, एक पत्र लिखते हैं, उस पत्र में वो पहली बार लिखते हैं कायदे आजम। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कुछ भी पढ़ाया जाता हो, भारत की हिस्ट्री में कुछ भी पढ़ाया जाता हो, लेकिन कायदे आजम का खिताब अगर जिन्ना को किसी ने दिया तो वो मोहनदास करमचंद गांधी ने दिया जी। तो कायदे आजम करके पत्र लिखते हैं, माय डियर कायदे आजम, और वो लिखते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। जब ये सूचना अहमदनगर किले में बंद, जिसको लोग अहमदनगर जेल कहते हैं, लेकिन था वो अहमदनगर किला, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू पूरी कांग्रेस कार्य समिति बंद थी, तो वो जब उन तक सूचना मिलती है कि गांधी जी अब जिद्दा से मिल रहे हैं, तब मौलाना आजाद कोट अनकोट, मैं आपको बताता हूं, उन्होंने इंडिया मीन्स फ्रीडम में लिखा है कि जब हमने जेल में सुना कि गांधी जी जिन्ना से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो हम सब बड़े दुखी हुए, निराश हुए, क्योंकि हमको लगा कि इससे जिन्ना का राजनीतिक कद बढ़ जाएगा। ये बात मैंने जेल में बंद अपने बाकी साथियों से कही, जिसमें नेहरू पटेल भी शामिल थे, मौलाना आजाद लिखते हैं कि ये बात मैंने अपने जेल में बंद साथियों से भी कही कि इससे जिन्ना कद बढ़ जाएगा, और भविष्य में मेरी भविष्यवाणी सही साबित हुई। तो गांधी जी ने जो पहली गलती जिन्ना के साथ जो रिलेशंस के अंदर जो की, जिन्ना से मुलाकात कायदे आजम बोलकर वो की, उसके बाद जिन्ना का कद भारतीय राजनीति में बढ़ गया। फिर मैं यहाँ मौलाना आजाद को लाता हूँ। मौलाना आजाद लिखते हैं अपनी पुस्तक में इंडिया मीन्स फ्रीडम में कि गांधी ने जब जिन्ना से मुलाकात की और 5-5 6 पत्र लिखे, तो भारत के मुसलमानों को लगा कि जिस व्यक्ति के पीछे पीछे गांधी जी भाग रहे हैं वो व्यक्ति कितना बड़ा होगा। तो ऐसे में भारतीय मुसलमानों को जिन्ना में हीरो नजर आने लग गया। अच्छा। तो भारतीय मुसलमानों को लगा कि यही व्यक्ति है जिसके पीछे गांधी भाग रहा है, तो इसमें कुछ बात होगी, हमारी आवाज, हमारी मांग, हमारी जो भी डिमांड्स है, वो यही आदमी पूरी कर सकता है। ये मौलाना आजाद लिखते हैं। और ऐसे में जिन्ना जो है वो धीरे धीरे करके गांधी जी जो बढ़ावा देते हैं 44 में, वो इकलौते नेता मुसलमानों के बच जाते हैं। साथ में मुस्लिम लीग मुसलमानों की, भारतीय मुसलमानों की, पूरे भारतीय मुसलमानों की पार्टी बन जाती है। 45-46 का चुनाव, जिसका उदाहरण मैंने दिया, 90 से 95% सीट्स, चाहे वो केंद्रीय संविधान सभा की हो, जिसको हम लोकसभा कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में, या विधान परिषदों की सीट हो, जिसको हम विधानसभा कह सकते हैं, 90 से 95% सीट्स मुस्लिम रिजर्व सीट मुस्लिम लीग जीत जाती है। तो जिन्ना इतने पावरफुल हो जाते हैं। जब 46 में अंतरिम सरकार के गठन की बात आती है, तो माउंटबेटन जब उसके बाद अंतरिम सरकार के गठन को लेकर लगातार इसके अंदर बहसबाजी चलती रहती है, तो फाइनली अंतरिम सरकार के अंदर जिन्ना और मुस्लिम लीग शामिल हो जाती है। 47 की शुरुआत में जब मार्च में माउंटबेटन को भेजा जाता है भारत, और माउंटबेटन को बोला कि अब चाहे बंटवारा करना पड़े ना करना पड़े, जून 48 तक भारत को आजाद करना है। तो जो गांधी से माउंटबेटन पहली मुलाकात जो करते हैं, जिसकी आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, वो लेडी माउंटबेटन के कंधे पे हाथ रखा हुआ है, और गांधी वायसराय भवन, जो राष्ट्रपति भवन है, उसकी सीढ़ियां चढ़ रहा है। तो उसमें जब माउंटबेटन कहता है कि भाई बंटवारा तो करना पड़ेगा, जिन्ना तो मान नहीं रहा है, तो गांधी कहते हैं कि आप छोड़कर चले जाओ भारत को, अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाए, चाहे तो जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दे। ना केवल प्रधानमंत्री बना दे, बल्कि जिन्ना जिस तरह से अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, जिसको भी मंत्री बनाना चाहते हैं,
वो बना ले। ये गांधी जी का प्रस्ताव है और ये कोई दबिश भी बात नहीं है, इसको हजारों किताबों के अंदर लिखा है जी। माउंटबेटन ने खुद अपनी संस्मरणों में इस बात को लिखा है कि गांधी ने प्रस्ताव दिया कि भाई जिन्ना को दे दो पूरा देश और उनको अपने हिसाब से चलाने दो सरकार। तो बोले कि माउंटबेटन ने पलट के पूछा, बोले कि जब ये जिन्ना को मालूम पड़ेगा तो वो क्या कहेंगे? तो गांधी जी ने कहा, वो कहेगा कि चालाक बुड्ढा। तो ये गांधी फिल्म में भी दिखाया है और ये उसमें भी है। तो ये इनकी रिलेशनशिप थी। लेकिन गांधी का एक प्रस्ताव जो था, तो जो गांधी का जो पहला विरोध का सामना अपनी पार्टी के अंदर करना पड़ता है, खासकर नेहरू और पटेल से, वो इसी मुद्दे पे करना पड़ता है। जब गांधी ये प्रस्ताव लेकर जाते हैं कि मैंने तो माउंटबेटन को बोल दिया है कि भाई जिन्ना को बना दो और इसको सरकार कांग्रेस भी मान जाएगी, तो नेहरू और पटेल बोलते ना, बोलो ना कांग्रेस मानेगी ना हम मानेंगे, ये गलती आप नहीं कर सकते हैं। तो गांधी फिर इस पूरी बातचीत से अलग हो जाते हैं। वो माउंटबेटन को चिट्ठी लिखते हैं कि भाई ये बंटवारे की जो डील चल रही है अखंड भारत की या बंटवारे की, इस डील से मुझे अलग रखा जाए, मेरी कोई सुन नहीं रहा। तो वो इस हद तक आगे बढ़ गए थे गांधी कि वो गांधी को, जिन्ना को प्रधानमंत्री। और देखिए कि जब गांधी मरते हैं तो जिन्ना का जो शोक संदेश आता है उसमें कहते हैं कि हिंदुओं का एक बड़ा नेता मर गया। मतलब गांधी क्या हिंदुओं के नेता थे या सिर्फ हिंदुओं के नेता थे? वो पूरे भारत के नेता थे, वो पूरे विश्व के नेता थे। आज भी उनकी मूर्तियां दुनिया के हर कोने में है। फिजी के अंदर अभी हमारी राष्ट्रपति गई तो वहां पे उनकी मूर्ति लगी हुई है, वहां पे उन्होंने पुष्प अर्पित किए। तो ये ओछी टिप्पणी किसी की मृत्यु के बाद गांधी जैसे व्यक्तित्व के लिए जितना देता है। तो ये रिलेशनशिप इनके बीच की थी जी। जैसे हम जानते हैं कि गांधी जी सिलेक्टिव थे लोगों को लेकर, चाहे फिर वो ब्रिटिशर्स हो या फिर नेता हो, सिलेक्टिव थे वो, राइट? नहीं? हाँ, कह सकते हैं। मतलब वो जिसके बारे में जो उनके विचार बन जाते थे वैसे विचार वो जैसे आपने कहा रिजिड थे, तो वैसे ही वो क्या आम लोगों को लेकर भी सिलेक्टिव थे कि मुसलमानों के प्रति उनका ज्यादा अपीजमेंट दिख के आता था? तो साफ है, क्योंकि वो जो मूवमेंट था खिलाफत मूवमेंट, वो उन्होंने भारत से शुरू किया। गांधी जी जो है मुस्लिम तुष्टिकरण उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था, मुस्लिम अपीजमेंट। और गांधी जी की एक, देखिए व्यक्ति कितना भी महात्मा कह लो, आप उसको आप भगवान की श्रेणी में रख लो, लेकिन चूंकि आप इंसान के रूप में पैदा हुए हो तो मानवीय गुण और मानवीय अवगुण दोनों आपके अंदर होते हैं। तो गांधी जी का मानवीय स्वभाव है, उनके अंदर ये इच्छा दबी हुई थी कि मुसलमान मुझे अपना नेता माने। मतलब हिंदुओं का नेता तो मैं बन ही चुका हूँ, मुसलमान भी माने, लेकिन मुसलमान कभी उनको अपना नेता नहीं मानते थे। तो मैं बिना कोई संदर्भ दिए बात नहीं करता हूँ इसलिए। तो एक बड़ी मशहूर बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट, डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस की। उसके अंदर वो लिखते हैं कि गांधी को मुसलमानों ने कभी अपना नेता नहीं माना, वो मसीहा अपने आप जिन्ना को मानते थे। लेकिन जब जिन्ना पार्टीशन हो गया और जिन्ना पाकिस्तान चले गए तो भारत के मुसलमान गांधी को अपना मसीहा मानने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यही आदमी अब हमको बचा पाएगा। तब जाके गांधी मुसलमानों के नेता बनते हैं। क्योंकि जो दिल्ली में भी जो दंगे हुए थे, हाँ, तो